Hi guys, welcome to the Bhagwati IAS and PSC Learning. We are continuing our Indian Polity revision through MCQs and this is the part 4 of the historical background. In this video, we will going to cover the Government of India Act 1935. So please watch the lecture till the end and enjoy learning guys. Stay tuned. Question number 11. In the federation established by the Act of 1935, residuary powers were given to your options: A. Federal Legislature, B. Provincial Legislature, C. Governor General, or D. Provincial Governor. Your time starts right now guys. So here the answer is C. Governor General. We'll be discussing the whole act at the end. Let us see some more questions. Question number 12. The distribution of power between the center and the states as in the constitution is based on which of the following plans? Your options: A. Morley-Minto Reform 1909, B. Montague-Chelmsford Reform 1919, C. Government of India Act 1935, or D. Indian Independence Act of 1947. Your time starts right now guys. So here the answer is C. Government of India Act 1935. Let's see one more question. Question number 13. What are the salient features of the Government of India Act 1935? So here are the 4 statements. Statement 1. Abolition of the Council of India. Statement 2. Diarchy at the center. Statement 3. Abolition of diarchy in the states. Statement 4. Establishment of federal law. Select the correct answer using the codes given below. Options: Option A 2 and 3, Option B 1, 2, 3, Option C 1, 3, 4, or the Option D all of the above. Your time starts right now friend. So here the answer is D, all of the above. So now we will going to discuss the whole act of 1935. So first I would like to tell you कि what are the major changes that happened. So first of all, provinces में जो डायरकी इंट्रोड्यूस की थी वो हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दी. सेकंड, डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया. बाइकैमरलिज्म अभी हमने डिस्कस किया था, सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 के एक्ट में. अब यहाँ प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया. फेडरल कोर्ट बन गया था, दैट इज सुप्रीम कोर्ट बन गया था, और फेडरल बैंक बन गया था RBI. फ्रेंचाइजी जो थी लिमिटेड थी, अब उसको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कर दिया, यानी कि सभी वोट कर सकते हैं. और रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, बर्मा को हटा दिया गया था. ये सारे फीचर्स अब हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं. सबसे पहला जो फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का वॉज द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन. तो बेसिकली एक ऑल इंडिया फेडरेशन की इसमें प्रपोजल था, जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया है और प्रिंसली स्टेट्स दोनों मिलके ये बनाएंगे. लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे दे हैव टू जॉइन द फेडरेशन, वेयर एज कंपल्सरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था प्रिंसली स्टेट्स के लिए. दे वर ऑन देयर चॉइस वेदर दे वांट टू जॉइन और नॉट. सो इसलिए बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया और अल्टीमेटली ये जो फीचर है ये फेल हुआ, हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाया था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फीचर. सो बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें जो कि प्रोविंसेस में हुआ था, उसमें भी 2 हाउसेस थे, एक लोअर हाउस रहेगा और एक अपर हाउस रहेगा. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट वर गिवन टू द विमेन, माइनॉरिटी एंड द डिप्रेस्ड क्लास. अब आप देखिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट हुआ था 1909 से मुस्लिम्स के लिए, फिर 1919 में 4 कैटेगरीज कर दी और 1935 में 3 मोर कैटेगरीज कर दी. इस तरीके से काफ़ी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया था. तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल वो इम्प्लीमेंट करने के लिए. जो फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ था वो दिल्ली में स्टैब्लिश्ड हुआ था, एंड बेसिकली टू रिजॉल्व द इश्यूज बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द सेंटर, इसके लिए रिजॉल्व करने के लिए था. और इसमें एक चीफ जस्टिस थे और जजेस का जो था नॉट मोर देन 6. Now comment below and let me know who was the first CJI of this federal court which came in the act through the act of 1935. Another feature that Indian Council was abolished, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन आई थी, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1850 एक्ट से आई थी,
उससे जो SOS वाली पोजीशन थी वो अबॉलिश कर दी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें फेडरल लॉ की बात हुई है, तो फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी सेटअप की गई थी इंडियन रेलवेज को कंट्रोल करने के लिए, और 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट थी। अभी फेडरल सिस्टम कैसे है, फेडरल लॉ कैसे है, उसे समझते हैं। तो बेसिकली जो पहले हमने देखा था 1919 में 2 लिस्ट थी, सेंट्रल लिस्ट एंड द प्रोविंशियल लिस्ट। इसमें एक स्टेप और आगे करके अभी 3 लिस्ट है, दैट इज द center list, provincial list and the concurrent list. So through these 3 lists, the powers were distributed between the center and the provinces. Now let us see one more important point, that through this act of Government of India Act 1935, apart from the Central Public Service Commission, there was a provision of the provincial PSC as well as joint PSC for 2 or more provinces. This you need to remember. So जो responsible government की बात हुई थी वो 1935 के एक्ट से स्टैब्लिश्ड हो पाई। और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इंडियन लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं थे कि उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम पावर फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं बोलना चाहूँगी, जो रौलत एक्ट आया था उसमें बहुत सारे इंडियंस ने अपोज किया था, इनफैक्ट रिज़ाइन कर दिया था इस प्रोटेस्ट में, स्टिल वो एक्ट पास हुआ। तो दैट्स वाई आप समझ सकते हैं कि सारी जो सुप्रीम पावर्स थी वो किसके हैंड में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेशन। प्लीज़ लाइक इट इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, share among with your friends and subscribe the channel if you haven't already, and don't forget to hit that bell icon for the further notification of my upcoming videos. Thank you so much for listening. Take care.